अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग। टॉपिक 5 शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल वेस्पर थ्योरी ने हमें बताया था और वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इट मीन्स कि इस थ्योरी में बेसिकली हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी का पर्पस क्या है, ये हमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में बताता है। सेकेंडली इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है, इसमें हमें पता है कि एटम के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और इन्हीं रिपल्जन की वजह से सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को किसी ख़ास मैनर में अरेंज करते हैं ताकि उनमें रिपल्जन मिनिमाइज़ किए जा सके। और उन्हीं रिपल्जन को मिनिमाइज़ करने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाते हैं तो मॉलिक्यूल है उसकी एक शेप बन जाती है और उसी शेप को हम डिटरमाइन करेंगे इस थ्योरी से। इम्पैक्ट ऑन मॉलिक्यूलर शेप। Shape and bond angle of a covalently bonded molecule depend upon the number of electron pairs around each atom। ये डिपेंड करता है जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो हमें बताता है कि बेसिकली उसकी शेप क्या है और बॉन्ड एंगल क्या है। रीज़न ये है कि एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, या तो वो लोन पेयर्स होते हैं या तो वो बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स और बॉन्डिंग पेयर्स में क्या डिफरेंस है, हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। अब आप नोट कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में 2s2 है और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 2px 2py एंड 2pz, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पर आप नोट करें कि इसके वैलेंस शेल में जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं और 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। अब जब ये भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो वो इन 2 ऑर्बिटल्स को पेयर करने के लिए बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। अब आप नोट करें कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए वो 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यूज़ करेगा बॉन्डिंग में। बाकी जो 2 वैलेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं होंगे, इसीलिए हम उनको लोन पेयर्स कहते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन में लोन पेयर्स हैं और ये दोनों जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं। अब हमने ये नोट किया कि लोन पेयर जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। इट मीन्स कि जब 2 एटम्स बॉन्ड बनाएंगे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो जो ये वाले लोन पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ इसी न्यूक्लियस की जो है वो अट्रैक्शन होगी इन पे, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स पे सिर्फ इसी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से करीब होंगे। और ये जो बॉन्ड पेयर्स है चूँकि 2 एटम्स के दरमियान में होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं और न्यूक्लियस में इनकी अट्रैक्शन भी कम होती है। क्योंकि ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये एक ही न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होते हैं, इसीलिए जो है इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इनका अफेक्ट भी ज़्यादा होता है, जबकि बॉन्ड पेयर्स का अफेक्ट कुछ कम होता है क्योंकि ये 2 न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस में होते हैं। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिपल्जन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में बॉन्ड पेयर की रिपल्जन सबसे कम होती है क्योंकि बॉन्ड पेयर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि वो 2 न्यूक्लियस के दरमियान में 2 न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होते हैं, तो उनका अफेक्ट वो बहुत कम अफेक्ट शो करते हैं। इस ऑर्डर ऑफ रिपल्जन जो है वो हमें हेल्प करता है ओवरऑल शेप मॉलिक्यूल को के बारे में बताने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अराउंड डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सबसे पहले है कि अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और वो दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी शेप किस तरह होगी। अब एक एटम है और उसके अराउंड 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों उसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को आपको पता है रिपेल करते हैं, और वो रिपेल इस तरह करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में जो इन्वॉल्व है अगर वो इस तरफ होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन
ऑटोमेटिकली इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है कि जिसमें ये एक दूसरे को अपनी रिपल्जन को मिनिमाइज कर सके। इसीलिए अगर सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, 180 होता है, क्योंकि ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जिसमें ये अपनी रिपल्जन को मिनिमाइज कर लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो सबसे पहले है AX2। इस AX2 का मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है सेंट्रल एटम, ठीक है, और ये जो X2 है ये सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्ड्स बने होते हैं उनको बताता है। जैसे X2 का मतलब है कि सेंट्रल एटम के साथ टोटल 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं। एग्जाम्पल है BeF2 की। इसमें क्या है, बेरिलियम है सेंटर में और बेरिलियम ने 2 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 फ्लोरीन एटम्स के साथ। अगर हम बेरिलियम के वैलेंस शेल को देखें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इट मीन्स इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने डिस्कस किया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इट मीन्स दोनों उसने किस में इन्वॉल्व किए हैं, बॉन्डिंग में। एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिससे क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस 180 का होता है। इसीलिए इनका जो बॉन्ड एंगल है 180 होगा और बॉन्ड लीनियर होगा। तो बेसिकली ये शेप होती है एक AB2 टाइप या AX2 टाइप मॉलिक्यूल की। इस तरह जो है आप नोट करें कि ये जो पिंक में है ये आप समझे बेरिलियम है और ये जो 2 वाइट में शो हो रहे हैं ये क्लोरीन है। तो ये अपने आप को इस तरह एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख रहे हैं। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और तीनों उसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए हैं तो फिर उनकी शेप किस तरह होगी। तो हमें पता है कि अगर सेंटर के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो 3 जो है, अगर आप अपने आप को 120 के एंगल पे, जैसे फ़ैन में जो 3 विंग्स होते हैं 120 के एंगल पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखें। तो उनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 120 का होता है। इसीलिए वो एटम्स जिनके अराउंड सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनका बॉन्ड एंगल 120 होता है, और जिनका बॉन्ड एंगल 120 होता है या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जिनको सराउंड करते हैं उनको हम कहते हैं इनकी ट्राइगोनल शेप है। एग्जाम्पल देख लेते हैं BCl3 की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर देखिए AX3 लिखा हुआ है। AX3 का मतलब एक सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। अब यहाँ पर बोरॉन है और बोरॉन सेंट्रल एटम है, इसके सराउंडिंग में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। इट मीन्स के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और Cl3 का मतलब इसने तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए हुए हैं। अब इसके तीनों इलेक्ट्रॉन किस तरह खुद को अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें, तो वो अपने आप को अरेंज करते हैं एट एन एंगल 120। ठीक है, 120 के एंगल में इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाता है। इसीलिए BCl3 का जो शेप होती है वो ट्राइगोनल होती है और उनका बॉन्ड एंगल 120 होता है। तो बेसिकली कुछ इस तरह की इनकी शेप होती है, दरमियान में सेंट्रल एटम होता है और तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरह इनको सराउंड करते हैं। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अभी हमने जो डिस्कस किया था उसमें तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो थे वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व थे। अगर कोई ऐसा सेंट्रल एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और एक लोन पेयर है, फिर उसकी शेप किस तरह होगी। एग्जाम्पल इसमें देखें AX2E है। AX2E का मतलब A सेंट्रल एटम, X2 इसका मतलब सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, यानी कि 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, और E का मतलब एक लोन पेयर है। एग्जाम्पल इसकी SO2 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 16। इसका मतलब है कि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से आप देखें कि इसने 2 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं, और अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अगर 2 ऑक्सीजन है इसका मतलब टोटल ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो सल्फर ने 4 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं। अब अगर सल्फर 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। इट मीन्स कि जो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर हैं, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हुए। तो आप नोट करें कि सल्फर की फिर शेप क्या होगी। यहाँ देखिए सल्फर ने 2 बॉन्ड्स बना लिए ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर 2 एक ऑक्सीजन के साथ, 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है वो क्या है, लोन पेयर्स हैं। ये लोन पेयर आ गया। अब वैसे तो बॉन्ड एंगल जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का होता है।
लेकिन सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये बताया था कि जो लोन पेयर है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा रिपल्जन प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ से और यहाँ ज़्यादा रिपल्जन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसीलिए जो बॉन्ड एंगल है आप नोट करें कि वो 120 से रिड्यूस होकर 119 हो चुका है। एक और बात आपने याद रखनी है कि डबल बॉन्ड से बॉन्ड एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन तो बढ़ जाती है, लेकिन ड्यूरिंग अरेंजमेंट बताने के लिए या बॉन्ड ज्योमेट्री बताने के लिए हम डबल बॉन्ड को सिंगल ही कंसिडर करते हैं। तो SO2 की शेप क्या होगी, एंगुलर या बेंट होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर ना होता तो बॉन्ड एंगल 120 ही होता और ट्राइगोनल प्लेनर शेप ही होती। ये देखें, ये ट्राइगोनल प्लेनर की शेप है। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब पहला केस है कि अगर एक सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और चारों बॉन्डिंग पेयर्स हैं तो फिर शेप कैसी होगी। एग्जाम्पल है AX4, A का मतलब है सेंट्रल एटम, X4 का मतलब 4 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, CH4। C इज सेंट्रल एटम, ठीक है। इसके जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का वो हमें पता है 6 है। इट मीन्स फर्स्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट शेल में और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और चारों किस में इन्वॉल्व हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं विद हाइड्रोजन एटम। अब चारों अपने आप को इस तरह इस एंगल में अरेंज करेंगे कि उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो। तो जब ऐसा होता है कि सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं तो वो अपने आप को अरेंज करते हैं 109.5 के एंगल में। मतलब सब के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 109.5 होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो इनके दरमियान में होगा तो इनमें रिपल्जन मिनिमाइज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड्स जिनमें AX4 टाइप मॉलिक्यूल होगा, वो कंपाउंड्स में AX4 टाइप बॉन्डिंग होगी, उनके जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 होगा और इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ये आप देख लें कि ये एक टेट्राहेड्रल शेप की का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये जो सेंटर में है ये हमारे पास सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम के अराउंड ये जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। और आप देखें कि इनके सब के दरमियान में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो सेम है। अगर आप यहाँ से यहाँ एंगल देखें, यहाँ से यहाँ चेक कर लें, यहाँ से यहाँ चेक कर लें और पीछे चेक कर लें तो सबका बॉन्ड एंगल क्या होता है, वो सेम होता है। नेक्स्ट है अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों लेकिन 3 उसमें बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हों और एक लोन पेयर हो, फिर शेप कैसी होगी। एग्जाम्पल AX3E, E का मतलब है एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। हमारे पास एग्जाम्पल आ गई NH3 की। NH3 जो है उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 7 होता है। इट मीन्स फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 में से 3 जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हम कहेंगे लोन पेयर। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अभी हमने कहा था कि वो अपने आप को 109.5 के एंगल में अरेंज करेंगे, उनकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। बट इन केस ऑफ NH3 क्या है, यहाँ पर एक लोन पेयर आ चुका है और हमने पढ़ा था कि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है देन बॉन्ड पेयर। इस वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल इन हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान होगा वो 109.5 से रिड्यूस होकर 107 हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिक्वायर मोर स्पेस। इस एक जो है लोन पेयर आने की वजह से जो शेप होगी वो हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इस तरह बेसिकली एक अमोनिया की शेप होती है जिसमें एक लोन पेयर होता है और बाकी सारे बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो जो ऊपर ऑफ वाइट में शो हो रहा है ये जो है हमारे पास आ गया, ये लोन पेयर है। और ये जो बाकी 3 है आप देखें इनका बॉन्ड एंगल थोड़ा डिफर कर रहा है ऊपर के बॉन्ड एंगल के साथ, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और नीचे वाले कम। तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल 107.5 है और ऊपर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। पहले हमने डिस्कस किया चारों बॉन्ड पेयर, फिर हमने कहा अगर 4 में से 3 जो हैं वो बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा तो फिर क्या होगा। और अब हम डिस्कस करेंगे कि 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, फिर शेप क्या होगी। ऐसे AX2E2 टाइप मॉलिक्यूल है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं।
एग्जाम्पल है वाटर की। वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 6 में से 2 वो यूज़ कर रहा है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, इट मीन्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स ऑक्सीजन के पास टोटल 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर इस केस में देखें ये 2 लोन पेयर्स आ गए और 2 बॉन्ड पेयर आ गए, और हमने डिस्कस किया था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे अराउंड सेंट्रल एटम और कोई लोन पेयर नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल 109.5 का होगा। लेकिन एक लोन पेयर आने से जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है 107 पे। लेकिन इस केस में 2 लोन पेयर्स आ चुके हैं, मतलब और ज़्यादा जो है इनमें रिपल्जन आ जाएगी, ये और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, इसीलिए इस केस में जो बॉन्ड एंगल है वो और ज़्यादा रिड्यूस होकर 104.5 हो जाता है, या इसको हम कहते हैं एंगुलर और बेंड शेप कहते हैं। ये बेसिकली एक वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 लोन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, या कोई भी ऐसा सेंट्रल एटम जिसके सराउंडिंग में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जो लोन पेयर्स होते हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और बॉन्ड पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एग्जाम्पल है PCl5 की। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका मतलब है कि फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को कुछ इस एंगल में अरेंज करेंगे कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो। अब इनको इस तरह सारों को एक ही एंगल पे रखना, एक ही मतलब कि सारों के दरमियान इक्वल डिस्टेंस हो, ये मुश्किल हो जाता है अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों। तो फिर क्या होता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर, 3 अपने आप को 120 के एंगल पे अरेंज करते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो ऊपर और नीचे 90 के एंगल पे आ जाते हैं। देखिए इनके दरमियान 120 का एंगल है, ये 3 जो हैं इन तीनों के दरमियान क्या है 120 का एंगल आ जाता है, और ऊपर और नीचे के दरमियान क्या होता है 90 का एंगल आ जाता है। इसका मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो 120 के एंगल पे होते हैं इन केस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और जो 2 होते हैं वो 90 के एंगल पे होते हैं। इनकी कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। अभी देखें, अब देखिए ये ऊपर भी एक पिरामिड सा बन गया और नीचे भी एक पिरामिड बन गया, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो ये बेसिकली इसकी शेप होती है। आप नोट करें कि यहाँ पर एक ऊपर भी एक पिरामिड बना हुआ है, नीचे भी है, तो इसको इसलिए बाय पिरामिड कहते हैं, और ये बेसिकली उसकी शेप होती है। आप नोट करें इस तरह इसकी शेप है। 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो इस तरह 120 के एंगल पे हैं और 2 जो है वो 90 के एंगल पे होते हैं। इस तरह इनके बीच में एक मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। इस शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एग्जाम्पल है SF6 की। सल्फ़र में भी हम लोगों ने सल्फ़र का डिस्कस किया कि सल्फ़र की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज़ कर लें तो इसका मतलब है 6 उसको सराउंड करेंगे, तो 6 अपने आप को इस तरह 90 के एंगल पे जब रखते हैं तो इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाता है। तो SF6 के जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो इस तरह अपने आप को अरेंज करते हैं, उनके बीच में 90 का एंगल होता है और इस शेप को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के अराउंड अपने आप को अरेंज करते हैं, और आप नोट कर सकते हैं कि हर एक के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 90 का है। इस शेप को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड ऑक्टेट या हाइपरवैलेंसी। वैसे तो हम कहते हैं कि जो वैलेंस शेल होता है वो अपने वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट थे। जैसे कि इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। यहाँ पर नोट करें सल्फ़र के केस में सल्फ़र को कितने इलेक्ट्रॉन सराउंड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी इस तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से ज़्यादा हैं। अब इसकी रीज़न क्या होती है, बल्कि -2 भी इसने गेन किया हुआ है, इट मीन्स कि इसके वैलेंस में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे तो हम कहते हैं कि जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स होते हैं या पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं।
बेसिकली ऑक्टेट रूल वाला जो है ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स पे जो है वो अप्लाई होता है, लेकिन जो पीरियड 4 के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्टेट रूल को मोस्टली फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें हाइपर वैलेंसी भी आ जाती है, क्योंकि जो पीरियड 4 के एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी और एफ सब शेल की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनका जो साइज़ होता है सब शेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसीलिए वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस में अकोमोडेट कर सकते हैं। इसीलिए आप नोट करें इन केस ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो हैं सेंट्रल एटम को सराउंड करने के लिए 8 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। इसको हम कहते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट या हाइपर वैलेंसी। मतलब कि वो एटम्स जिनका साइज़ बड़ा होता है या जिनमें डी और एफ की इन्वॉल्वमेंट होती है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भी अपने अराउंड जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने एक टेबल बना लिया है कि अगर किसी भी वैलेंस शेल के अराउंड जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। अगर जैसे कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो फिर उनकी शेप क्या होती है, लीनियर होती है। और अगर जैसे एग्जांपल है BeCl2 की, HCN और CO2 की, इस तरह अगर वैलेंस शेल के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कितने पेयर्स होंगे, 3 पेयर्स होंगे, और तीनों जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है और बॉन्ड एंगल 120 का होता है। लेकिन अगर 3 में से 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो और एक लोन पेयर है तो फिर स्ट्रक्चर जो है वो बेंट हो जाता है, 118 एंगल आ जाता है, और एग्जाम्पल SnCl2 की है। नेक्स्ट है कि अगर वैलेंस शेल के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अगर 4 के 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, लोन पेयर कोई नहीं होगा, फिर शेप टेट्राहेड्रल होगी और 109.5 का एंगल होगा। बट अगर 4 में से 3 जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, एक लोन पेयर है, जैसे कि NH3 में हमने डिस्कस किया था, फिर शेप ट्राइगोनल पायरामिड हो जाएगी और 107 का एंगल हो जाएगा। लेकिन अगर 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और 2 लोन पेयर हैं तो फिर क्या होगा, शेप बेंट हो जाएगी और 104.5 का एंगल होगा, जैसे वाटर में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है कि अगर वैलेंस शेल के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तो फिर शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप होगी और इनका बॉन्ड एंगल 90 और 120 होगा, जैसे PCl5 में हमने डिस्कस किया। और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 12 होंगे तो फिर इट मीन्स के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, और अगर 6 के 6 ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं फिर इनकी शेप ऑक्टाहेड्रल होगी, इनका बॉन्ड एंगल 90 होगा, SF6। मतलब ये ओवरऑल जो है समरी है जितना हमने पढ़ा है उसकी। ये अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पास पेपर में क्वेश्चन आ गया कि NH3 की ज्योमेट्री क्या होगी, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि सेंट्रल एटम जैसे कि नाइट्रोजन है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में होते हैं, नेक्स्ट 5 वैलेंस शेल में होते हैं, तो 5 इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3 हाइड्रोजन एटम्स 3, हर बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, 5 + 3 टोटल कितने होगा 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पेयर कितने होंगे, 4 पेयर्स होंगे। सो द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज टेट्राहेड्रली, तो शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। बट नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम कितने हैं, वो 3 हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 3 हैं। लोन पेयर क्या है, 1 है। एक लोन पेयर आने की वजह से अब इसकी शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था जो लोन पेयर होता है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, इसीलिए इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ NH4 पॉजिटिव। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन आर 5, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, 4 हाइड्रोजन ने प्रोवाइड किए तो 4 हो गया, 5 + 4 हो गया जी। और मॉलिक्यूलर चार्ज कितना है, +1 है। +1 का मतलब है कि इसने टोटल 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ है। 5 + 4 होते हैं 9, एक लूज़ किया हुआ है, इट मीन्स 8। पेयर्स कितने होंगे, 4, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग सेंट्रल एटम 4, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 4, लोन पेयर कितने हैं, 0, इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्पर थियरी इन द फील्ड ऑफ ड्रग।
अच्छा, वेस्पर थ्योरी इन द फील्ड ऑफ ड्रग भी यूज़ होती है, क्योंकि वेस्पर क्या करती है, मॉलिक्यूल्स की शेप और बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन करती है। ये देखती है कि ड्रग मॉलिक्यूल की शेप कैसी है और जिस एंजाइम के साथ इसने अटैच होना है उसकी शेप किस तरह है, ताकि ये चेक किया जा सके कि प्रॉपर बाइंडिंग होगी या नहीं, ताकि हम उस ड्रग को इफेक्टिव बना सकें। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्पर थ्योरी इन द फील्ड ऑफ ड्रग, ये आपके जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें ये फॉर्मेटिव में है। इट मींस के ये जो है आपके इसमें पेपर में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने जस्ट इसकी रीडिंग करनी है कि किस तरह ड्रग डिज़ाइन में यूज़ होता है, बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। नेक्स्ट है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2, प्रिडिक्ट द शेप्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। टेट्राक्लोरोमीथेन की हमने शेप प्रिडिक्ट करनी है, जैसे अभी हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल्स की शेप प्रिडिक्ट की वैसे ही। अब आप ये शेप कैसे प्रिडिक्ट करते हो? सबसे पहले आपने CCl4 की शेप प्रिडिक्ट करनी है, तो आपने देखना है कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो कार्बन है जिसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए गए हैं बॉन्डिंग से, 4 क्लोरीन एटम प्रोवाइड करे, तो 4 क्लोरीन एटम ने बॉन्ड पर अपन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने दे दिए, तो 4 + 4 क्या होता है 8। 8 है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे 4। नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को कितने एटम सराउंड करें 4, इसका मतलब बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 4। लोन पेयर कितने हैं 0, और अभी हमने डिस्कस किया था अगर बॉन्ड पेयर 4 होंगे लोन पेयर 0 होगा तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है BeCl2। BeCl2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इट मींस कि इसकी वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 क्लोरीन एटम्स हैं प्रोवाइड किए, टोटल 4 हो गए। बॉन्ड पेयर्स के इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए 2। अब सेंटर एटम को कितने एटम्स सराउंड करें 2, इसका मतलब बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 2, और लोन पेयर फिर कितने होंगे 0। और हमने डिस्कस किया था अगर सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स हों लोन पेयर ना हो तो फिर शेप क्या होती है लीनियर। नेक्स्ट है फॉस्फोरस 3 क्लोराइड यानी कि PCl3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस जो हैं वो 5 होते हैं, 3 क्लोरीन प्रोवाइड कर रहा है, तो 5 + 3 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम 3 हैं, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो फिर लोन पेयर कितने होंगे 1 लोन पेयर होगा, और अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा तो फिर शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड प्रिडिक्ट देयर शेप। हाइड्रोजन सल्फाइड है सबसे पहले। अब आप किस तरह इसको प्रिडिक्ट करोगे, आप देखोगे कि जो सेंट्रल एटम की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स वो हो गए हैं। टोटल इतने कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो पेयर्स कितने होंगे, पेयर्स होंगे 4। अच्छा, कितने बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड पेयर जो हैं वो 2 हैं, तो फिर लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर भी 2 होंगे। तो इसकी शेप क्या होगी, बेंड शेप होगी, या वी शेप भी हम इसको कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसा होगा, सल्फ़र है, सल्फ़र की वैलेंस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो लोन पेयर्स हैं, तो 2 ये लोन पेयर्स हो गए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने बॉन्डिंग की हुई है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में ऐसे आ जाएंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर देते हैं और सल्फ़र के डॉट से, तो ये हो जाएगा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ़र। नेक्स्ट है PH3। अब हम PH3 को देख लेते हैं, जिसको हम फॉस्फीन भी कहते हैं। फॉस्फर के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन प्रोवाइड करा है, तो टोटल कितने हो गए 8। 8 का मतलब 4 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर है, तो फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सल्फ़र दरमियान में होगा, 1 लोन पेयर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट आ गया, और 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है विद हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स आ गए। अच्छा,
जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर इस तरह सेंटर में लिखते हैं। तो ये हो गया डॉट हो गया सल्फ़र का और क्रॉस हो गया हाइड्रोजन का। इस तरह डॉट हो गया सल्फ़र का और क्रॉस हो गया हाइड्रोजन का। इधर जो मैंने साइड पे लिखे हैं इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो बेसिकली ये शेप होगी PH3 मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ सिलीनियम हेक्साफ्लोराइड। सिलीनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्लोरीन उसको 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है टोटल 6 पेयर्स हैं और 6 जो हैं पेयर्स हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 का होगा और इनकी शेप क्या होगी, इनकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर ये हम सिलीनियम का अगर हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सिलीनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह 1 2 3 4 5 और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लोरीन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो कर देते हैं। तो ये हो गया डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ CeF6। और फ्लोरीन का हमें पता है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ये हो गया और बाकी जो है वो पेयर्स होते हैं, तो हम उनको ऐसे शो कर देते हैं। अच्छा, बेसिकली इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है, इनमें जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये गैप हमने कम कर दिए, वैसे इनमें गैप इक्वल होता है। तो कुछ इस तरह का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर होता है सिलीनियम F6 का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलीनियम आर 6 फ्लोरीन एटम्स ने प्रोवाइड किए, टोटल 12 हो गए। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो हो गए हैं 6। सेंट्रल एटम के अराउंड जो है वो 6 जो हैं एटम्स हैं, इट मीन्स कि 6 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं और लोन पेयर 0 हैं, इसलिए मॉलिक्यूल की शेप जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। नेक्स्ट है ड्रॉ द शेप ऑफ फॉस्फोरस 5 क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो अब जिस तरह हमने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। आई होप कि आपको मॉलिक्यूल की शेप्स और बॉन्ड एंगल जो है वो फाइंड करना आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।